हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू मेरिटोरियस ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बच्चों, पहले इस चैप्टर का जो वेटेज था 5 मार्क्स का था। मतलब ये चैप्टर पहले आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता था, लेकिन इस बार आपके 2021 के एग्जाम में ये चैप्टर 10 मार्क्स का आने वाला है। हमें सभी को पता है कि बिकॉज ऑफ कोरोना हमारा जो सिलेबस है वो कम हुआ है। तो आपके हिस्ट्री में पहले 4 चैप्टर्स थे, जो चैप्टर्स घटकर 2 हो गए हैं। 20 मार्क्स का आपका टोटल हिस्ट्री आता है। तो पहले ईच चैप्टर 5 मार्क्स का आता था, अब दोनों जो चैप्टर्स हैं आपको 10-10 मार्क्स के आने वाले हैं। इसलिए चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि एक चैप्टर अकेला आपके 10 मार्क्स कवर करता है, 80 आउट ऑफ 10। तो उसकी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। हिस्ट्री का चैप्टर है, काफी बड़ा है, तो इसे मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया हुआ है। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकंड पार्ट कवर कर देंगे इसका। उसके बाद हम लोग एक लेक्चर लेंगे इसका, जिसमें आपके एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर्स कवर हो जाएंगे। एक बात ये ध्यान रखना, छोटा चैप्टर नहीं है बड़ा चैप्टर है। तो आप सोचें 10 से 15 मिनट में कवर हो जाएगा या आप कवर कर लेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अगर आपको पूरा चैप्टर कवर करना है तो उसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर आप दोनों वीडियोस मेरे अच्छे से देखेंगे तो आपका इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं छूटेगा। जो भी एग्जाम में आएगा आप कर कर आएंगे। तो चलें, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो बच्चों, इस चैप्टर को मैंने 7 पार्ट्स में बांटा हुआ है। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 7 पार्ट्स हैं इसमें। एनसीईआरटी में 6 पार्ट्स हैं, प्लस एक इंट्रोडक्शन था। तो इंट्रोडक्शन को भी मैंने एक पार्ट बना लिया है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट हमारा सॉरियूस यूटोपियन विजन। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉरियूस यूटोपियन विजन। चले, हम बात करते हैं सबसे पहले सॉरियूस यूटोपियन विजन है क्या। देखो, 1848 में एक फ्रेडरिक सोरेयू नाम के फ्रेंच आर्टिस्ट थे, जिन्होंने एक पिक्चर की सीरीज बनाई। पिक्चर मतलब मूवी वाली पिक्चर नहीं, जो पिक्चर आप लोग नीचे देख रहे हैं, ये पेंटिंग बनाई इन्होंने। 4 पेंटिंग्स बनाई। जैसे मूवी के हमारे पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, या बुक्स के हम लोग वॉल्यूम पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से इन्होंने 4 पिक्चर की एक सीरीज बनाई। ये इनकी पिक्चर का पहला पार्ट है, इनकी सीरीज का फर्स्ट पिक्चर है। तो इस पिक्चर को हमें डिस्क्राइब करना है, क्या सोरेयू ने बताया था। यूटोपियन विजन, यूटोपिया मतलब होता है जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जो चीज अभी नहीं है लेकिन हम उसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं। जैसे आप कुछ भी इमेजिन करते हैं, तो सोरियू ने भी कुछ इमेजिन करके एक पिक्चर बनाया था। हम देखते हैं सोरियू ने क्या इमेजिन किया था। चले, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियू, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, प्रिपेयर अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। 4 प्रिंट्स का उन्होंने एक सीरीज बनाया, विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम of word made up of the democratic and the social republic as he called them। उसने विजुलाइज किया कि पूरी जो यूरोप है, जो पूरा यूरोप है, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक में बट गया है। पूरा यूरोप कहें या उन्होंने पूरी दुनिया को इमेजिन किया कि पूरा जो यूरोप है या पूरी दुनिया है, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स में बट गई है। डेमोक्रेसी हम सब लोग जानते हैं, जिसमें हम लोग अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक उस कंट्री को कहा जाता है जहां का हेड एक इलेक्टेड पर्सन हो, हेरिडेटरी ना हो। जैसे इंडिया में जो हेड ऑफ द कंट्री होता है, कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे हेड होते हैं। नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट के हेड होते हैं, हमारे जो हेड होते हैं कंट्री के वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो वो एक इलेक्टेड पर्सन है। तो इंडिया को हम लोग एक रिपब्लिक बोल सकते हैं। जबकि अगर आप बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जो हेड होते हैं वो क्वीन होती हैं। तो क्वीन कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं है, हेरिडेटरी है, उनकी फैमिली चली आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि पूरी जो दुनिया है, ऐसा इमेजिन किया कि डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स में कन्वर्ट हो गई है। क्या शो किया उन्होंने पिक्चर में? द फर्स्ट प्रिंट शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। अगर आप पिक्चर में देखेंगे ना, तो आपको दिखेगा एक ह्यूमन ट्रेन बनी हुई है, बहुत लंबी चेन बनी हुई है। तो ये लोग सब जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास आ रहे हैं और उससे होमेज प्रकट कर रहे हैं। होमेज मतलब होता है रिस्पेक्ट शो करना। हम मंदिर जाते हैं, ढोक लगाते हैं, माथा टेकते हैं, उस तरीके से होमेज शो करते हैं। उसके पास से ये लोग निकलते जा रहे हैं। द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट वॉज कैरीड बाय अ फीमेल फिगर इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। जो फीमेल फिगर से शो किया गया है, उनके एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। देखो एक बात समझना, जब कोई नॉवलिस्ट कोई नॉवेल लिखता है या कोई स्टोरी राइटर स्टोरी लिखता है, तो हर एक चीज को बताता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। जबकि एक पेंटिंग बनाने वाला जब पेंटिंग बनाता है ना,
तो हर चीज को बोलकर नहीं बताएगा, कुछ सिंबल से शो कर देगा। जैसे उन्होंने यहाँ शो किया है कि उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। एनलाइटमेंट मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। और एक हाथ में उनके राइट्स ऑफ मैन का चार्टर है, मतलब एक तरीके से एक ऐसी बुक है जिसमें ह्यूमन के राइट्स लिखे हुए हैं। मतलब आर्टिस्ट शो करना चाह रहा है कि भैया उस समय लोगों को राइट्स मिल गए हैं। अगर डेमोक्रेसी है तो राइट मिलेंगे ही, ठीक है ना। उस समय तक सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी यूरोप की नहीं हुई थी, या कहना चाहिए बहुत कम हुई थी या बिल्कुल भी नहीं हुई थी, ठीक है। आगे बोल रहे हैं द प्रोसेशन वॉज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द स्विट्जरलैंड फॉलोड बाय द फ्रांस एंड द जर्मनी। प्रोसेशन को लीड कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स सबसे आगे चल रहा है, प्रोसेशन में लीड कर रहा है उसे, और स्विट्जरलैंड चल रहा है, उसके बाद फ्रांस और जर्मनी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। In Soreus utopian vision, the people of world are grouped as a distinct nation identified through their flags and the national costume. उन्होंने कहा सारे जो कंट्रीज हैं वो अलग अलग हैं और कैसे पहचाने जा रहे हैं? अपने फ्लैग से और अपनी नेशनल कॉस्ट्यूम से। अगर आप देखेंगे ना तो देखिए यहाँ पे सबके हाथ में अलग अलग फ्लैग हैं और सब अलग तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। तो सोरियो बोल रहे हैं कि सारे लोग पहचाने जा रहे हैं। कैसे पहचाने जा रहे हैं? अपने फ्लैग से और नेशनल कॉस्ट्यूम से। फिर आगे वो बोलते हैं, सोरियो बोलते हैं, ऑन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज lie the shattered symbols of the monarchical regimes signifying the downfall of the monarchian and the absolutist regime। जो उस समय राजाओं का रूल था वो बोल रहे हैं खत्म हो गया है। कैसे पता पड़ रहा है खत्म हो गया है? वो बोल रहे हैं अगर पिक्चर के आगे की तरफ देखेंगे ना तो एक क्राउन पड़े हुए हैं। क्राउन मतलब राजा का जो मुकुट होता है वो देखो टूटा हुआ रखा हुआ है, या जो उनके और भी जो सिंबल्स होते हैं वो टूटे हुए रखे हुए हैं। तो आर्टिस्ट इससे शो कर रहा है कि भैया डेमोक्रेसी आ गई है और राजाओं का रूल जो है, मोनार्क का रूल जो है वो खत्म हो चुका है। आगे वो बोल रहे हैं फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट सेंट्स एंजल्स गेज एट द सीन द आर्टिस्ट सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। आगे वो बोल रहे हैं हेवन से, स्वर्ग से जो क्राइस्ट हैं और जो एंजल्स हैं वो गेज अपॉन द सीन, वो सीन को देख रहे हैं। देखना, गेज मतलब होता है निहारना, जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार से देखती है ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है गेज। तो यहाँ वो शो कर रहे हैं कि भाई ईश्वर भी बहुत खुश है कि हमारे बच्चे सारे प्यार से रह रहे हैं, वो किसी राजा के अंडर में नहीं है, अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खुद चूज कर रहे हैं। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? जो सोरियो ने 1848 में सोचा, ये तो उन्होंने विजुलाइज किया था कि ऐसा होगा, लेकिन यूरोप में बाद में ऐसा हो गया। मतलब धीरे धीरे जो सारी कंट्रीज थी वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बन गई। कैसे बनी, क्या प्रोसेस थी? तो सोरियो ने जो सोचा, इस चैप्टर में हमें वो ही पढ़ना है कि सोरियो ने जो सोचा वो किस तरीके से हुआ, ठीक है। तो सोरियो के विजन को यूरोप में बाद में किस तरीके से फॉलो किया गया या किस तरीके से वो पूरा हुआ, हमें इस चैप्टर में वो ही पढ़ना है। चलो देखते हैं आगे हम लोग। During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and the mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of a multinational dynastic empire of the Europe. During the 19th century, पूरी 19th century में एक नेशनलिज्म, जैसे इंडिया में नेशनलिज्म आया, राष्ट्रभक्ति की भावना जागी तो ब्रिटिशर्स को यहाँ से जाना पड़ा, इस तरीके से ब्रिटेन में भी 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म इमर्ज हुआ एक फोर्स की तरह, जिसने पूरे यूरोप को स्वीप कर दिया। स्वीप करना होता मतलब एक तरीके से झाड़ू लगा देना या साफ कर देना, ठीक है। तो पूरे यूरोप में जो मोनार्कियल फॉर्म्स थी उनको हटा दिया गया, जो भी चल रहा था, और पूरे यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप था, मतलब जहां पे मोनार्कीज और राजाओं का रूल था, वो क्या बन गया? डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बन गया। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट। और फाइनली क्या बनी? नेशन स्टेट्स बनी इन द प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। क्या थे? मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर थे। इसको भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूरोप में एक रूलर हूं, तो मैंने क्या किया हुआ है? मैंने फ्रांस के किसी हिस्से पे कब्जा किया हुआ है, जर्मनी के किसी हिस्से पे कब्जा किया हुआ है, इटली के किसी हिस्से पे कब्जा किया हुआ है, पोलैंड के किसी हिस्से पे कब्जा किया हुआ है। मतलब मेरे एम्पायर में 4 अलग अलग टुकड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे रहने वाले लोग भी अलग अलग हैं। तो मेरा एम्पायर कैसा होगा? मल्टीनेशनल। एक नेशन तो नहीं है, 4 नेशंस के टुकड़े मेरे पास है, तो मेरा एम्पायर हो गया मल्टीनेशनल, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं मल्टीनेशनल्स खत्म हो गए और नेशन स्टेट आ गया। अभी नेशन स्टेट क्या है? चलो देखते हैं नेशन स्टेट क्या है। नेशन स्टेट
A nation state was in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and the shared history or a descent. मल्टीनेशनल की जगह नेशन स्टेट आ गई। तो नेशन स्टेट बोल रहे हैं, नेशन स्टेट क्या है? एक ऐसी स्टेट या एक ऐसी कंट्री जहां पे मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन सेम हो। जैसे हम बात करें इंडिया की, सारी कंट्रीज नेशन स्टेट है। हम बात करें इंडिया की, इंडिया में ज्यादातर कौन रहता है? इंडियंस रहते हैं। भाई बाहर से भी कुछ लोग आकर रहते होंगे, लेकिन ज्यादातर तो इंडियंस हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ज्यादातर अमेरिकन हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियंस भी हैं, कुछ दूसरे देश के लोग भी रहते होंगे, लेकिन अमेरिका क्या है? आज नेशन स्टेट है। ठीक है, तो सारे जो लोग हैं या जो मैक्सिमम लोग हैं वो एक से हों, एंड नॉट ओनली इट्स रूलर, और जो उनका रूलर भी हो वो भी सेम हो। मैंने आपको बताया कि मैं रूलर कहीं और का था, मैं रूल कहीं और कर रहा हूं, तो मेरा एम्पायर था मल्टीनेशनल। तो मल्टीनेशनल नहीं, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट मतलब जहां पर लोग एक जैसे हों, जिनका रूलर भी एक सा हो। ठीक है, आज हम बात करें अगर हमारी कंट्री के हेड की, तो वो भी इंडियन है। हमारे प्रधानमंत्री की बात करें तो वो भी इंडियन है। ठीक है ना, तो हम लोग आज नेशन स्टेट है। हमारा क्या है? कॉमन आइडेंटिटी है। ठीक है, शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, हम लोग एक हिस्ट्री शेयर करते हैं, हमारा कल्चर भी सेम है। तो नेशन स्टेट समझा जाए तो सिंपल भाषा में वो जहाँ के लोग एक से हों, जिनका रूलर भी वो ही हो, वो लोग सब एक हिस्ट्री और कल्चर शेयर करते हो। तो ये था नेशन स्टेट। तो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि यूरोप की जो कंट्रीज थी वो नेशन स्टेट्स कैसे बनी। चले हम लोग अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है हमारा आइडिया ऑफ नेशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। चलो देखते हैं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ अ नेशनलिज्म came with the French Revolution in the 1789. France was a full-fledged territorial state in the 1789 under the rule of absolute monarch. सबसे पहली जो बात हुई ना, सबसे पहली जो बात हुई कि हमें फ्री कराना है मोनार्क से, कंट्री को अपनी फ्री कराना है, तो सबसे पहला जो क्लियर कट एक्सप्रेशन आया वो फ्रांस में आया। हम लोगों ने इस पे लास्ट ईयर एक पूरा चैप्टर पढ़ा था, दैट इज अ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकिन शॉर्ट में। ठीक है, तो 1789 में सबसे पहले जो बात हुई रेवोल्यूशन की वो फ्रांस में हुई, है ना। तब तक फ्रांस क्या था? राजा के अंडर में रहने वाली एक स्टेट था। फ्रांस था एक तरीके से पूरा राजा के अंडर में था। द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज introduced various measures and the practices to create a sense of collective identity among the French people. अब ये रिवॉल्यूशन हुआ कैसे? कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे जिन्हें लगता था कि भाई रिवॉल्यूशन करके राजा को हटाना चाहिए, तो उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए जिससे लोगों में देशभक्ति की भावना जागे। बच्चों देखो, आप ये दो कलर में दिख रहा होगा आपको, तो जो ब्लू है ना, ब्लू पार्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा है। इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, पढ़ना पूरा है। इसके बाद एनसीईआरटी भी रीड करनी है अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो। लेकिन ये ब्लू पार्ट जो है आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे दो पार्ट्स में बनाया हुआ है, मतलब दो कलर्स में बनाया हुआ है। द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड द लीज सिटोइंग द सिटीजन वाज इंट्रोड्यूस्ड। क्या कर रहे हैं ये लोग? इस तरीके के मेजर्स ला रहे हैं, इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं जिससे फ्रांस के लोगों में देशभक्ति की भावना जागे और वो राजा को हटाने के लिए रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करें। इंडिया में भी ऐसा हुआ है ना। इंडिया में आप लोग देखते थे देशभक्ति के गीत लिखे जाते थे, भारत माता की इमेजेस बनाई जाती थी, जिससे लोग मुंह और ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए तैयार हो, लीडर्स भाषण देते थे। तो सबसे पहले उन्होंने ला पैट्री और लीज सिटोइन का कंसेप्ट लाया। ला पैट्री क्या? ला पैट्री मतलब द फादरलैंड। फ्रांस हमारा फादरलैंड है और हम उसके सिटीजन हैं, तो इसलिए हमें उसके लिए लड़ना है, उसे फ्री कराने के लिए। हमारे इंडिया में लाया गया था मदरलैंड का कंसेप्ट, हमारी भारत माता। ठीक है, ये लोग फादरलैंड का कंसेप्ट लेकर आए। द स्टेट जनरल वाज रीनेम द नेशनल असेंबली। जो राजा की असेंबली थी उस असेंबली का नाम था स्टेट जनरल। ठीक है, उसे हटाकर नेशनल असेंबली लाई गई, मतलब लोगों की असेंबली। जो राजा जी ने चूज करके असेंबली बना रहा है दैट इज स्टेट जनरल, अब उसे हटाकर नेशनल असेंबली लाई गई। द न्यू फ्रेंच फ्लैग रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। ठीक है, जो एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया, किसे हटाकर? फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो पुराना राजा का फ्लैग था उसे हटाकर एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड द मार्ट्रेस कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। नई हाइम्स बनाई गई, मतलब नए देशभक्ति के गीत लिखे गए। ठीक है, कस्में खाई गई देश के नाम पर कि हम देश को अपने फ्री कराकर ही सांस लेंगे। ठीक है, द मार्ट्रेस कमेमोरेटेड, जिन्होंने देश के लिए जान दी, मार्ट्रेस मतलब शहीद, उन्हें याद किया गया। सब किसके नाम पे? नेशन के नाम पे। ये सब किया जा रहा है कि लोगों में देशभक्ति की भावना जागे।
A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. अगर आपको याद हो तो फ्रांस जो था 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, ठीक है? क्या था? हमारा क्लर्जी था, नोबिलिटी था और थर्ड स्टेट था। सब अलग-अलग थे, कुछ को टैक्स भरना था, कुछ को टैक्स नहीं भरना था। तो अब ये लोग क्या कर दिया उन्होंने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सबके लिए सिस्टम कहाँ से चलेगा? एक चलेगा और ऊपर से चलेगा, मतलब सेंट्रलाइज्ड, ठीक है? इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉस, और सबके लिए लॉ सेम हो जाएंगे, आप क्लर्जी हो, नोबिलिटी हो, चाहे थर्ड स्टेट के हो, लॉ सबके लिए सेम हो जाएंगे जो भी वहां रहता है। A uniform system of weights and measures was adopted and internal custom duties and the dues were abolished। जो बहुत सारे वेट्स का सिस्टम था। जैसे आज हम देखते हैं, आज हमारी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? ग्राम है वेट की। आप अमेरिका जाएं, यूरोप जाएं, कहीं भी जाएं, ठीक है, वहां पाउंड चलता है, लेकिन पाउंड किस में कन्वर्टेड हो जाता है? हमारा ग्राम में हो जाता है। यहाँ किलो चलता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राम में। तो ग्राम तो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जैसे आप यहाँ से कोई 1 किलो चीज लेकर वहां जाएंगे तो पाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन कम ज्यादा थोड़ी होगी। वहां पे बहुत सारे सिस्टम चल रहे थे, वेट्स के, मेजरमेंट्स के, तो व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती थी। बहुत सारी कस्टम ड्यूटीज लगाई गई थी, ठीक है। बहुत सारे किसानों पर ड्यूज लगाए गए थे, मतलब अलग अलग तरीके के टैक्स, तो वो सब धीरे धीरे खत्म कर दिए गए। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन द पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। लैंग्वेज के थ्रू भी यूनिटी लाने की कोशिश की गई। बहुत सारी डायलेक्ट्स मतलब होता है बोलियां। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है भाषा और एक होती है बोली। जैसे जो हम भोजपुरी बोलते हैं, तो भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, भोजपुरी बोली है। जबकि हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी क्या है? भाषा है। भाषा का लिटरेचर होता है, ठीक है, ग्रामर होती है, जबकि बोली केवल बोली जाती है, उसका ग्रामर नहीं होता। तो रीजनल डायलेक्ट जो थी उनको डिस्करेज करके यूनिटी लाने के लिए फ्रेंच को प्रमोट किया गया कि सब लोग फ्रेंच में बात करें, जिससे यूनिटी लोगों में और बढ़ जाए। तो ये काम किया फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट ने, जिससे लोगों के बीच यूनिटी पैदा हो। चलो आगे देखते हैं हम लोग अब। The revolutionists further declared that it was the mission of the French nation to liberate the people of Europe from the despotism। ठीक है, अब उन्होंने अपनी कंट्री को तो फ्री करा लिया, ठीक है, फ्रांस सबसे इंपॉर्टेंट देश था एक समय तक तो उन्होंने अपने देश को तो फ्री करा लिया यूरोप में। अब उनका कहना है कि भैया हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है, हम लोग फ्री हुए हैं, तो जो यूरोप की दूसरी कंट्रीज हैं उसको भी हम लोग डेस्पोटिज्म से, मतलब राजा के रूल से फ्री करवाएंगे। With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। मतलब रिवॉल्यूशनरी वॉर के संग जो फ्रेंच आर्मीज थी, अपना जो आइडिया था नेशनल का, वो अब्रॉड मतलब यूरोप के दूसरे देशों में भी ले जाने लगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 और द नेपोलियनिक कोड। थोड़ी सी बातें समझने की है। हम लोग बात कर रहे थे 1789 से, फिर हम लोग आ गए 1804 में। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि स्पेसिफिक किसी कंट्री की बात नहीं करते। जैसे फ्रांस की बात की, फिर अभी जर्मनी की बात करेंगे, फिर इटली की बात करेंगे, ब्रिटेन की बात करेंगे। तो ये चैप्टर एक तरीके से पूरा सीक्वेंस में नहीं चलता, ये चैप्टर कुछ स्किप करता हुआ चलता है। इसलिए हमको इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, कोशिश करना है हमें स्टोरी की तरह ऐसे हम करें। मैं आपको इसके बीच की बताता हूँ कि बीच में क्या हुआ, 1804 पे कैसे आ गए ये लोग। हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। अगर आपको याद हो तो जो नेशनल असेंबली आई थी, उसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का रूल आया था, लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था। फिर डायरेक्टरी गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। फिर डायरेक्टरी गवर्नमेंट जो थी वो प्रॉपर नहीं चल पा रही थी, तो उसका फायदा उठाया था नेपोलियन ने। तो 1789 की गवर्नमेंट के बाद भी 2-3 गवर्नमेंट्स बीच में आ गई थी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट आ गई थी, जिसे हम लोग रीन ऑफ टेरर बोलते थे। उसके बाद डायरेक्टरी रूल आ गया था, फिर कहीं जाके नेपोलियन आया। चलो तो नेपोलियन पढ़ते हैं हम लोग। नेपोलियन आया, उन्होंने क्या किया? अब नेपोलियन जब आया ना, तो अपने संग बहुत सारे चेंजेस लेकर आया, बहुत सारे सुधार लेकर आया, जिसे हम लोग बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड। जो चेंजेस नेपोलियन ने फ्रांस में और यूरोप में करने की कोशिश की, उसे हम लोग बोलते हैं नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड। चलो देखते हैं। नेपोलियनिक कोड डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right to property। नेपोलियन ने क्या किया? जो भी आपको बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज मिले हुए हैं, जैसे हमने देखा था फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में बैठा हुआ था,
तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास टैक्सेस नहीं भरते थे। उसने कहा नहीं, सब लोग सेम है, किसी को भी बर्थ के बेसिस पे कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि आप फर्स्ट क्लास में पैदा हुए तो आपको ये फायदा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, चाहे फर्स्ट क्लास से हो, चाहे सेकंड से हो, चाहे थर्ड से हो, और सबको राइट टू प्रॉपर्टी है। पहले सबको राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, तो नेपोलियन ने सबको राइट टू प्रॉपर्टी भी दे दिया। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, abolished the feudal system and freed peasants from the serfdom and the manorial dues। ठीक है, जो बहुत डिफिकल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उससे नेपोलियन ने बिल्कुल सिंपल कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मतलब राज करने का जो तरीका बड़ा डिफिकल्ट सा था, नेपोलियन ने उसे बिल्कुल सिंपल कर दिया। फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी प्रथा को खत्म किया। फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम, जो पीजेंट्स थे उनसे फ्री में काम कराया जाता था। फ्री में मतलब एक तरीके से उसको बोलते हैं बेगार, ठीक है, इट्स अ टर्म बेगार। तो एक तरीके से उन्हें स्लेव बनाकर या दास बनाकर फ्री में काम करवाया जाता, तो इनसे नेपोलियन ने इन सबको फ्री किया। जो बहुत सारे ड्यूज, उनसे बहुत सारे टैक्सेस लिए जाते थे, नेपोलियन ने उनसे भी इनको फ्री कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन से इंप्रूव किया जिससे व्यापारियों को फायदा हुआ। बिजनेसमैन एंड द स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स इन पर्टिकुलर begin to realize that uniform laws, standardized weights and the measures, and a common national currency would facilitate the movement and the exchange of the goods and the capital from the one region to another। व्यापारी बहुत खुश थे। मैंने आपको बताया बहुत सारी करेंसीज चलती थी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप समझें कि इंडिया में 10 करेंसी चलती हैं। आप एमपी से यूपी में जाते हो तो करेंसी चेंज हो जाती है, फिर यूपी से बिहार में जाते हो तो करेंसी चेंज हो जाती है। तो एक व्यापारी के लिए जो ट्रेवल करता है, व्यापार करता है, माल कहीं भेजता है, माल कहीं से मंगाता है, उसके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर वेट भी अलग अलग हो, मान के चलो कि यूपी में 1 किलो में 800 ग्राम मेजरमेंट आता है ना, और आपका एमपी में 900 ग्राम आता है, बिहार में 1000 ग्राम आता है, तो वहां का बंदा यहाँ आएगा, यहाँ का वहां जाएगा, तो उसके तो सारे वेट्स जो चेंज हो जाएंगे, तो ड्यूटीज उसके हिसाब से लगेंगी, अलग अलग ड्यूटीज लगती थी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा परेशानी का काम था, तो नेपोलियन ने इन सब चीजों को बहुत सिंपल कर दिया जिससे व्यापार करना काफी आसान हो गया। इन मैनी प्लेसेस सच एज द हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रसेल्स, मेन्स, मिलान, वारसा, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम एज अ हार्बिंजर ऑफ प्रॉपर्टी। हमने कहा फ्रेंच आर्मीज आगे भी गई थी, तो फ्रेंच आर्मीज कहाँ पहुंची? हॉलैंड पहुंची, स्विट्जरलैंड पहुंची, दूसरे देशों में पहुंची, तो वहां पे लोगों ने इनको वेलकम किया कि ये हमारे लिए लिबर्टी का पैगाम लेकर आए हैं। हार्बिंजर मतलब होता है जो मैसेज लेकर जाता है, हमारे लिए लिबर्टी का या आजादी का पैगाम लेकर आए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या जो नेपोलियन ने किया वो सब ठीक था या उसको सब लोग वेलकम कर रहे थे कि हाँ नेपोलियन अच्छा कर रहा है। चलो, तो रिएक्शन टू द फ्रेंच रूल और द नेपोलियनिक कोड, अब जहां जहां पे फ्रांस का रूल हुआ, नेपोलियन का रूल हुआ, वहां पे लोगों ने रिएक्शन क्या दिया देखते हैं। इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। ये बात तो क्लियर थी कि नेपोलियन जो भी सुधार कर रहा है उसमें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलने वाली। कोई बता सकता है पॉलिटिकल फ्रीडम क्यों नहीं मिलने वाली? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, नेपोलियन एक डिक्टेटर था, है ना, डिक्टेटर मतलब जो डिक्टेट कर रहा है, डेमोक्रेटिक रूलर तो था नहीं। तो डेमोक्रेटिक रूलर आपको चांस देता है अपनी गवर्नमेंट को चूज करें। अब नेपोलियन आपको क्यों चांस देगा कि आप उसे चूज करें, उसे हटाएं? वो पॉलिटिकल फ्रीडम क्यों देगा? तो ये कंफर्म था कि भैया जो भी चेंजेस हुए हैं वो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने वाली नहीं है। इंक्रीज टैक्सेशन, नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप मतलब होता है जो भी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम होते हैं ना, वहां पे बहुत ज्यादा सेंसरशिप होता है, मतलब हर चीज पे सेंसरशिप, मतलब हर चीज पे रोक टोक। ठीक है, मतलब आप कुछ पब्लिश करना है, आपको कोई आर्टिकल लिखना है न्यूज़पेपर में, कुछ मूवी बनानी है, कुछ सॉन्ग बनाना है, हर चीज पे सेंसरशिप होगी। वो देखेंगे कि कुछ हमारी बुराई तो नहीं की जा रही या हमारे अगेंस्ट लोगों को भड़काया तो नहीं जा रहा। फोर्स कॉन्स्पिरेशन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, ठीक है, जो नेपोलियन था ना उसका केवल फ्रांस पे रूल करके मन नहीं भरा था, उसे पूरे यूरोप पर कब्जा करना था। तो वो क्या कर रहा था, अब जहां जहां वो जाता था उन कंट्रीज के लोगों को या उन कंट्रीज के जो यंग लोग थे उनको फ्रेंच आर्मी में भर्ती करता था, जिससे वो यूरोप के दूसरी जगहों को भी जीत पाए। इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो लोगों को लगने लगा यार नुकसान ज्यादा है, फायदे थोड़े से कम है। ठीक है, तो ये लोगों का रिएक्शन था नेपोलियनिक कोड की ओर। चलो हम लोग थर्ड पार्ट देख रहे हैं। हमारा क्या है थर्ड पार्ट? हमारा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखते हैं कि यूरोप में
नेपोलियन के बाद क्या हुआ, किस तरीके से नेशन की फीलिंग लोगों के बीच जागी, जब नेपोलियन का रूल कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या हुआ। हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं 19वीं सेंचुरी में यूरोप की सोसाइटी कैसी थी। 18वीं सेंचुरी में और 19वीं सेंचुरी में यूरोप की सोसाइटी कैसी थी। तो ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी देयर वाज अ नो नेशन स्टेट इन द यूरोप। नेशन स्टेट जैसा यूरोप में कुछ भी नहीं था। ठीक है, सारे जो थे मल्टीनेशनल एम्पायर थे। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड द कैंटन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। चाहे जर्मनी की बात करें, चाहे इटली की बात करें, चाहे स्विट्जरलैंड की बात करें, ये छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए थे, किंगडम्स में, डचीज में, कैंटन्स में। देखो, किंगडम, डचीज और कैंटन्स एक ही बात है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कहा जाता है। मतलब अलग अलग कंट्री में कहीं किंगडम यूज करते हैं, कहीं डचीज यूज करते हैं, कहीं कैंटन्स यूज करते हैं। ये सब छोटे छोटे राज्य हैं। ये लोग कैसे थे? ऑटोनोमस थे। ऑटोनोमस मतलब खुद का रूल है इनका। ठीक है, कोई इनको बोलने वाला नहीं है, ऊपर से कोई इनको बाहर से कोई बोल नहीं सकता। दे डिड नॉट सी themselves as a sharing a collective identity or the common culture। जो इनके एम्पायर में लोग थे, उनमें कुछ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी, कुछ कॉमन कल्चर नहीं था। होगा भी कैसे? मल्टीनेशनल है, एक राजा के अंडर में 5 कंट्रीज आ रही हैं। अब 5 कंट्रीज आ रही हैं, सब अलग अलग हैं, तो किस तरीके से कॉमननेस आएगी? तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ इनमें नहीं था। हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर है, that ruled over the Austria-Hungary was a patchwork of the many different regions and the people। जैसे हैब्सबर्ग एम्पायर है, हैब्सबर्ग एम्पायर ऐसे समझो जैसे ग्वालियर में सिंधिया डायनेस्टी थी, ऐसे हैब्सबर्ग एम्पायर है, सिंधिया एम्पायर था। तो वो ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल कर रहा था। ये भी क्या था? पैचवर्क। पैचवर्क मतलब होता है बहुत सारी चीजों को उठाकर जोड़ना, बहुत सारे कपड़ों के टुकड़े उठा के अपने एक बड़ा कपड़ा बना लिया, दैट इज अ पैचवर्क। तो उन्होंने छोटे छोटे जगहों को मिलाकर अपना एम्पायर बनाया हुआ था। एक एग्जांपल और देखते हैं किस तरीके से लोग डिवाइडेड थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हम बात करें हंगरी की, तो वहां की आधी पॉपुलेशन मैगार लैंग्वेज में बात कर रही है, while the other half spoke a variety of dialects। बाकी जबकि आधे जो लोग हैं वो अलग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। मतलब ना इनका कल्चर सेम है, ना इनकी आइडेंटिटी सेम है, ना इनकी लैंग्वेज सेम है, ना इनकी हिस्ट्री सेम है। ओके, तो बिल्कुल ये अलग अलग हैं। द ओनली टाई बाइंडिंग these diverse groups together was a common allegiance, डिवोशन और लॉयल्टी टू द एम्परर। केवल एक ही चीज से बंधे हुए थे ये। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर, मान के चलो ऑस्ट्रिया हंगरी पे मान लो 40 साल से रूल कर रहा है, तो अब उनके हिसाब से तो वो इनका राजा है, तो वो उसके लिए डिवोटेड है या उसके लिए लॉयल है। तो बाकी चीजें तो उस एम्पायर के लोगों को नहीं बांध रही, सब लोग अलग अलग हैं, सब कुछ अलग है उनमें। लेकिन जो किंग के लिए उनकी लॉयल्टी है, या किंग के लिए जो उनकी रिस्पेक्ट है, वो उनको बांध रहा है। चलो बात करते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने देखा कि अलग अलग एम्पायर्स थे। अब हम बात करते हैं वहां की सोसाइटी की, कि मिड 18th सेंचुरी में यूरोप की सोसाइटी कैसी थी। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज अ डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, यूरोप पर सोशली और पॉलिटिकली, हम सोसाइटी की बात करें चाहे पॉलिटिकली बात करें, एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट है। एरिस्टोक्रेसी क्या होती है? जो राजा होते हैं, उनके मंत्री होते हैं, जमींदार होते हैं, इन सबको मिलाकर कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। अब ये लोग खूब पैसे वाले हैं, इनके पास खूब सारी जमीनें हैं, तो पावरफुल लोग हैं। तो डोमिनेट कौन कर रहा है? ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से पूरा कब्जा है इनका, या इनका दबदबा है। ठीक है, द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। ठीक है, जो ये लोग थे ना, इनका जीने का तरीका एक था, लाइक तरीके से समझो रॉयल फैमिलीज थी सारी, जो इन लोगों का एक लाइफस्टाइल है सबका सेम है। दैट फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिजेस। ये सारी फैमिलीज आपस में जुड़ी हुई हैं, कैसे जुड़ी हुई हैं? मैरिजेस के थ्रू। मतलब यूरोप में फ्रांस में कोई रॉयल फैमिली है, इटली में कोई रॉयल फैमिली है, तब मैरिजेस हो रही है उनके बीच में, तो ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं। अब भाई रॉयल फैमिली जो है, या जो बड़ी पैसे वाली फैमिली है, वो किसी कॉमन आदमी के यहाँ तो मैरिज करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये लोग सब आपस में जुड़े हुए हैं, इन लोगों के रहन सहन के तरीके भी सब रॉयल फैमिली से थे, तो सेम है। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। लेकिन ये लोग थोड़े से थे, ज्यादा नहीं थे। हमेशा जो एरिस्टोक्रेसी होती है कम होती है, फिर ज्यादा कौन थे? मोस्ट ऑफ द पीपल इन यूरोप वर पीजेंट्स। ज्यादातर लोग कौन थे? किसान थे। The growth of towns and the emergence of the commercial classes whose existence was based on the production for the market। अब एक नया क्लास पैदा हो रहा था,
देखो पहले जनरली दो ही क्लासेस थे, एक आपके किसान थे और दूसरे आपके राजा लोग होते थे, है ना? ट्रेड करने वाले, बिजनेस करने वाले लोग बहुत कम होते थे, बहुत कम। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब टाउन्स डेवलप होने लगी, जब सिटीज डेवलप होने लगी, उस समय शहर डेवलप होने लगे, तो एक नया क्लास पैदा हो गया, दैट इज अ कमर्शियल क्लास। जैसे मैं हूँ, आप लोगों की कोई फादर जो होंगे जॉब करते होंगे, किसी के फादर बिजनेस करते होंगे, तो हम सब लोग कमर्शियल क्लासेस में आते हैं। कमर्शियल क्लासेस मतलब जिनका काम है मार्केट के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस करना। जैसे एक डॉक्टर है, वो मार्केट के लिए सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, लोगों को सर्विस दे रहा है, उससे वो अपनी कमाई करता है। मैं एक टीचर हूँ, मेरा भी काम क्या है भैया, स्टूडेंट्स को पढ़ाना, जिससे मुझे फीस मिलती है, मेरा काम चलता है। तो ये हम लोग नई क्लासेस है, नई क्लासेस मतलब आज नहीं, उस समय के हिसाब से नई क्लासेस है, ठीक है। इन इट्स वे न्यू सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड द मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे और प्रोफेशन थे। तो इसमें वर्किंग क्लास बोलो या फिर कमर्शियल क्लास बोलो, तो इसमें सब लोग आ गए। प्रोफेशनल्स में टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये लोग आ गए। बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, और बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी following the abolition of the aristocratic privileges gained popularity। अब ये जो क्लास था ना, जो नया क्लास आया, गरीबों ने बात नहीं की। देखो, नेशन स्टेट बनाने की बात मोनार्क, या जो हमने बात की जिनके एरिस्टोक्रेसी, वो तो करने नहीं वाले, क्योंकि वो तो सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर है, जो मजे कर रहा है, जो बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहा है, तो वो चेंज क्यों चाहेगा? और जो बिल्कुल नीचे है, जिसके पास पावर नहीं है, जो किसान थे, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो वो भी चेंज कह नहीं रहे चेंज। अब जो मिडिल क्लास आया ना, तो इनके पास पैसा, इन्होंने पैसा कमाया बिजनेस के थ्रू, ट्रेड के थ्रू, या जो कमर्शियल क्लासेस थे उन्होंने कमाया, तो इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, तो इनकी लाइफ में एजुकेशन आई। तो इनको लगने लगा, जब आदमी पढ़ता है ना, तो आदमी की थोड़े से आंखें खुल जाती हैं, ठीक है। तो इनको लगने लगा कि भाई किसी को भी बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज क्यों मिलते हैं, ठीक है। कोई राघव है, ठीक है, राघव जो है पढ़ने में अच्छा नहीं है। कोई कोई नवीन है, वो पढ़ने में अच्छा है, लेकिन नवीन को एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पा रही है, और राघव नहीं पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसे अच्छे स्कूल में भेजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है भाई, जो एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुआ है, पर्टिकुलर फैमिली में पैदा हुआ है, उसे स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। जबकि नवीन एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जिसे वो लोग, उनके अकॉर्डिंग स्कूल जाने का राइट नहीं है, जबकि वो अच्छा है। और राघव नहीं पढ़ रहा, लेकिन फिर भी उसे स्कूल भेजा जा रहा है। मतलब बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज मिलना, कुछ फायदा मिलना बर्थ के बेसिस पे। तो जब ये लोग पढ़ लिख गए ना, तो इनको लगने लगा किसी को भी बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज क्यों मिले। अगर किसी को कुछ प्रिविलेज मिलना है, कुछ फायदा मिलना है, तो उसकी मेरिट के बेसिस पे, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे मिले। तो इन्होंने सबसे पहले बात की कि भैया एरिस्टोक्रेसी को या मोनार्की को हटना चाहिए। तो सबसे जो पहले नेशनल के आइडियाज थे, वो मिडिल क्लास ने ही पॉपुलर किए। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। अब देखते हैं हम लोग लिबरलिज्म। क्या था ये लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म, क्या था ये? द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। जो लिबरलिज्म है, वो एक लैटिन वर्ड लिबर, उससे बना है, इसका मतलब होता है फ्री। लेकिन लिबरलिज्म का मतलब केवल फ्रीडम नहीं होता, लिबरलिज्म का मतलब होता है नए विचारों को अपनाना, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये वर्किंग क्लासेस थे, ये लोग कुछ चाहते थे कि चेंज हो, क्योंकि ये लोग पढ़ लिख गए थे, काफी कुछ इन्होंने एजुकेशन पाली थी, तो ये लोग चाहते थे चेंजेस आए, ठीक है। इनके अपोजिट होते हैं कंजर्वेटिव, जो चाहते हैं चेंज होना ही नहीं चाहिए, जो एरिस्टोक्रेट है। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड द इक्वालिटी ऑल बिफोर द लॉ, है ना। सोसाइटी में लोग क्या चाहते थे भैया लिबरलिज्म से, मतलब लिबरलिज्म के अकॉर्डिंग क्या चाहते थे कि सब लोग फ्री हों और सब लोग इक्वल हों लॉ के सामने। ये नहीं कि इस कास्ट के लोगों को ऊपर बिठाया जा रहा है, इस कास्ट के लोगों को नीचे बिठाया जा रहा है, मतलब लॉ के सामने। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ठीक है। पॉलिटिकली इसका मतलब था कि भैया जो गवर्नमेंट बनेगी आपकी मर्जी से नहीं बनेगी, वो बाय कंसेंट बनेगी, मतलब सबकी मर्जी से बनेगी। Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of the autocracy and the clerical privileges, a constitution and a representative government through the parliament। क्या चाहते थे ये लोग? फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय से ये लोग चाहते थे कि भैया ऑटोक्रेसी खत्म हो जाए, जो प्रिविलेज मिलते हैं आपको बाय बर्थ, कि आप उस फैमिली में पैदा हुए हैं, क्लर्जी में या मोनार्की में, तो जो आपको प्रिविलेजेस मिलते हैं वो खत्म हो जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाए, एक पार्लियामेंट बनाई जाए, जो लोगों को रूल करे लोगों की मर्जी से, ना कि कोई रूलर रूल करे अपनी मर्जी से।
इन द इकोनॉमिक स्फीयर। देखो हमने तीन चीजें पढ़ी लिबरलिज्म में। हमने पढ़ा सोशलिस्ट का क्या मतलब था कि सब लोग लॉ के सामने इक्वल हो जाए। फिर दूसरा हमने पढ़ा पॉलिटिकली सब लोग इक्वल हो जाए, सबको गवर्नमेंट बनाने का राइट हो, हेरिडिटरी गवर्नमेंट ना हो, मतलब राजा का बेटा राजा ना बने। थर्ड ये लोग बोल रहे हैं इकोनॉमिक स्फीयर में। इकोनॉमिकली इसका मतलब क्या था? इकोनॉमिक स्फीयर में इसका मतलब था लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल। जो राजा थे उस समय के जमींदार थे, उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी व्यापार करने पर भी। तो इनका कहना था कि भैया ये जो फालतू की रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसे हटाया जाए, इजीली मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल हो पाए। जो मतलब पैसा इधर उधर लगाना है, सामान इधर से उधर जाना है, फालतू के रेस्ट्रिक्शंस ना हो, जिससे व्यापार तेजी से बढ़ेगा। तो ये मतलब था इनका लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिक स्फीयर। चलो देखते हैं आगे हम लोग अब हुआ क्या जब इस तरीके की डिमांड उठने लगी। इन 1834 अ कस्टम यूनियन कॉल्ड ज़ोलोवरीन वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया। सेवरल जर्मन स्टेट्स जॉइन दिस यूनियन। ज़ोलोवरीन क्या है? जो मैंने कहा इकोनॉमिक स्फीयर में डिमांड उठ रही थी कि भैया चेंजेस किए जाएं, सुधार किए जाएं, इसलिए 1834 में कस्टम यूनियन ज़ोलोवरीन नाम से बनाया गया। प्रूशिया ने बनाया और बहुत सारे जर्मनी की जो स्टेट्स थी उन्होंने उसे ज्वाइन किया। इसका काम यही था इकोनॉमिक सुधार करना। ठीक है, 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है ज़ोलोवरीन। तो इसका काम था इकोनॉमिक चेंजेस या इकोनॉमिक सुधार जो है वो करना। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, जो बहुत सारे व्यापार पे बैरियर्स लगे हुए थे वो हटाए इन्होंने, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 टू 2। आपको पता है बहुत सारी करेंसीज थी जिससे दिक्कत आती थी व्यापार करने में, तो 30 से भी ज्यादा करेंसीज थी, उन्होंने इन करेंसीज को कम करके केवल 2 पर वो लोग ले आए। और क्या चेंजेस किए उन्होंने, सुधार क्या किए? द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे क्रिएटेड मोबिलिटी लीडिंग टू द नेशनल यूनिफिकेशन। फिर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया जिससे मोबिलिटी बढ़े, मतलब लोग इधर से उधर जा पाए, व्यापार कर पाए, सामान इधर से उधर जा पाए और नेशन भी यूनाइट हो पाए। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ द रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन। ठीक है, मतलब लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो लोग जो सुधार चाह रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि हमें और चाहिए, मतलब अगर हम अभी हमें थोड़े से सुधार मिले हैं, अगर हम पूरे तरीके से मोनार्की को खत्म कर दें तो और भी सुधार हो सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं राइज ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखो हम लोगों ने पढ़ा अभी 1834 में कस्टम यूनियन ज़ोलोवरीन बनाई गई। अब थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं। नेपोलियन का रूल हमने पढ़ा। अब 1815 में कुछ कंट्रीज ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। ठीक है, वॉर ऑफ वाटरलू हुई थी जिसमें नेपोलियन को हरा दिया गया था। बच्चों हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एक एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, हम लोगों ने देखा था 1789 में फ्रांस से मोनार्की हटाकर डेमोक्रेसी लाई गई, फिर धीरे धीरे नेपोलियन आ गया, उसने डिक्टेटरशिप स्टेबल कर ली। फिर नेपोलियन के बाद जब नेपोलियन को उन्होंने हरा दिया, अब हराया किसने? कुछ कंट्रीज ने मिलकर हराया। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1789 से जो पहले सिस्टम था वैसा का वैसा सिस्टम लेके आया जाए, जो राजा लोग हटा दिए गए थे उनको वापस उनकी राजगद्दी पे बिठा दिया जाए, ऐसा ही लोग कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। मतलब लेकिन देखिए उसमें एक नई चीज जुड़ी हुई है। क्या जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ा हुआ है न्यू कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म तो है लेकिन कुछ नया है। ठीक है, देखते हैं नया है क्या और नया क्यों है। तो देवर of the opinion that the traditional institution of the state and the society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved। जो कंजर्वेटिव थे ना, उनका मानना था जो पुराना सिस्टम है मोनार्की का मतलब राजा का, जो चर्च का सिस्टम है, सोशल हायरार्कीज हैं। हायरार्कीज मतलब होता है ऊपर से नीचे तक का सिस्टम। हायरार्की को आप ऐसे समझो जैसे आपके स्कूल में सबसे ऊपर डायरेक्टर होते हैं, उनसे नीचे प्रिंसिपल होती हैं, फिर उनसे नीचे वाइस प्रिंसिपल, फिर उनसे नीचे एचओडीज होते हैं, फिर डिफरेंट टीचर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की है, मतलब ऊपर से नीचे का सिस्टम, कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो इनका मानना था हायरार्कीज बनी रहनी चाहिए। देखो हायरार्कीज बनी रहने के फेवर में आप तब रहोगे जब आप सबसे ऊपर होगे। जब अगर सबसे ऊपर हो आप तो आपको लगेगा हाँ अच्छा है ना, हायरार्की बनी रहनी चाहिए। लेकिन जब आप सबसे नीचे होगे ना तो आपको लगेगा हायरार्की क्यों है, सब लोग इक्वल क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये लोग सबसे ऊपर थे, कंजर्वेटिव थे, ये लोग राजा लोग थे, जमींदार लोग थे, तो उनको लगता था हायरार्कीज बनी रहनी चाहिए।
ठीक है, प्रॉपर्टी के जिनके पास राइट्स हैं, फैमिली जिस तरीके से चलती थी वो सब बना रहना चाहिए। जबकि वो लोग क्या डिमांड करते थे, लॉ के सामने सब लोग इक्वल। ये लोग नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी ये लोग थोड़ा सा चेंज करने के लिए तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए? क्योंकि रेवोल्यूशन से समझ चुके थे अगर हम लोग चेंज नहीं करेंगे, अगर हम लोग सुधार नहीं करेंगे तो लोग फिर से डिमांड करेंगे, फिर से हमें उठाकर फेंक दिया जाएगा राजगद्दी से। और नेपोलियन ने कुछ चेंजेस किए तो ये लोग समझ गए कि नेपोलियन ने जो चेंजेस किए उससे लोग काफी हद तक खुश थे, तो उन्होंने कहा हम भी कुछ चेंज करते हैं जिससे लोग हमसे भी खुश होंगे, और जब लोग खुश होंगे तो हटाने के बारे में सोचेगा नहीं। तो इसीलिए बोला गया है न्यू कंजर्वेटिज्म। तो most conservatives, however, did not propose to the return to the society of the pre-revolution days। मतलब रिवॉल्यूशन से पहले ना जाए सोसाइटी, कंजर्वेटिज्म तो आ जाए लेकिन उतना पीछे ना जाए। Rather, they realized from the changes initiated by the Napoleon, the modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। जो नेपोलियन चेंजेस लाया था उससे ये लोग समझ गए अगर हम भी कुछ चेंजेस करते हैं तो लोग हमसे भी खुश रहेंगे और हमारी ताकत बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना की, एक नेपोलियन को हराने के बाद इन्होंने एक समझौता किया, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। क्या थी ये ट्रीटी ऑफ वियना? चलो देखते हैं। द कांग्रेस ऑफ वियना, कांग्रेस बेसिकली मीटिंग को बोलते हैं किसी, ठीक है, असेंबली को। तो द कांग्रेस ऑफ वियना was held in the 1815 in which the Britain, Russia, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया पार्टिसिपेटेड टू ड्रॉ अप द सेटलमेंट फॉर यूरोप। ये वो सारे देश थे जिन्होंने नेपोलियन को मिलकर हराया था। तो ये लोग वियना में सब इकट्ठा हुए, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ओके। तो कांग्रेस ऑफ वियना, इन चार कंट्रीज है हमारी, ब्रिटेन है, प्रूशिया है, रशिया और ऑस्ट्रिया है, जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, या कहना चाहिए जो हेड था, वो इनका होस्ट था। क्या क्या चेंजेस किए गए? अब नेपोलियन बहुत सारी उथल पुथल मचा गया था यूरोप में, तो उन सबको वापस मतलब वापस स्टेबल करना था। जो नेपोलियन ने जो उथल पुथल की थी उस सबको हटाना था। तो क्या क्या किया इन्होंने? मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन द फ्रांस एंड स्ट्रेंथेंड इन द प्रूशिया, बेल्जियम एंड द ऑस्ट्रिया। फ्रांस से जो राजा को हटा दिया गया था, उन्होंने कहा वापस फ्रांस के राजा को उसकी गद्दी पे बिठाएंगे। ठीक है, और बाकी जगहों पे जो थोड़ी मोनार्की कमजोर हो गई थी फ्रांस की देखा देखी, प्रूशिया, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया में, वहां पर भी वापस उसको स्ट्रेंथन किया गया। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in the future। ठीक है, फ्रांस की बाउंड्री पर अलग अलग स्टेट्स बना दी गई, या कहना चाहिए छोटी छोटी कंट्रीज थी, उनको बड़ी कंट्रीज को देकर कुछ बड़ी स्टेट्स बनाई गई। क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई क्योंकि नेपोलियन जब फ्रांस का रूलर था तो उसने अपने आप को एक्सपेंड किया। तो जो अब फ्रेंच रूलर बनने वाला है, जो पहले थे बेसिकली 1789 से पहले, उन्हीं को बनाया जा रहा है। तो वो भी कोशिश करेंगे, हर कोई कोशिश करता था उस समय कि मैं बगल वाले राज्य को अपने में मिला लूं, छोटे राज्य पे कब्जा कर लूं, है ना। तो वो भी कोशिश करेंगे, तो उनको रोकने के लिए उन्हें पता था अब नेपोलियन की देखा देखी ये भी कोशिश करेंगे। नेपोलियन दिखा चुका रास्ता इनको एक बार कैसे करना है, तो ये भी करेंगे। तो उनकी देखा देखी ये भी ना करें, इसलिए उनकी स्टेट्स पे बड़ी बड़ी स्टेट्स बना दी गई उनकी बाउंड्री पे, जिससे आगे बढ़ने के बारे में फ्रांस ना सोचे। जर्मन कॉन्फेडरेशन वॉज लेफ्ट अनटच्ड। छोटी छोटी 39 स्टेट्स को मिलाकर एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था, बड़ा स्टेट बनाया था नेपोलियन ने, तो उसको उन्होंने अनटच रखा। उन्होंने कहा उसे वैसे ही रहने देते हैं। मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। मेन इंटेंशन इनका ये था कि नेपोलियन ने जिन भी राजाओं को हटाया है उन राजाओं को वापस उनकी जगह देके मोनार्कीज को और पावरफुल किया जाए। कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेट अप इन द 1815 वर ऑटोक्रेटिक, दे डिड नॉट टॉलरेट डिसेंट। ठीक है, डिसेंट मतलब होता है आप मेरे अगेंस्ट जा रहे हो तो मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। क्यों सहन नहीं करते थे ये लोग? क्योंकि ये लोग एक रेवोल्यूशन देख चुके थे, फ्रांस का राजा एक बार हट चुका था, तो ये लोग चाहते थे कि अब ऐसा ना हो कि हमें फिर कोई हटाने आ जाए। तो जैसे कोई भी इनके अगेंस्ट बात कर रहा है तो उसे वहीं दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। ठीक है, जिससे अगर वो बात कर रहा है उसको इग्नोर करेंगे तो 10 लोगों को और बोलेगा, फिर इस तरीके से पूरा एक रेवोल्यूशन खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हम डिसेंट सहेंगे ही नहीं, बिल्कुल हटा देंगे। चलो अब हम बात करते हैं फिर से। अब जब फिर से कंजर्वेटिव रिजाइम्स आ गए तो फिर से कुछ रिवॉल्यूशनरीज भी आए। रिवॉल्यूशनरीज क्यों आए? कि भैया फिर से हमको मोनार्कीज को हटाना है। अब लेकिन मोनार्कीज कुछ समय तक तो हटी रही, जैसे फ्रांस में हटी रही कुछ समय तक, तो अब वापस आई और अब वापस थोड़ी सी और ताकतवर होकर आई हैं, और वो डिसेंट बिल्कुल सहन नहीं करती कि आप उनके अगेंस्ट बोले। तो जो रिवॉल्यूशनरीज थे ना वो थोड़े से अंडरग्राउंड होने लगे, खुलकर काम नहीं कर रहे या अंडरग्राउंड होकर ही काम कर रहे हैं।
In 1815, secret societies were formed in the many European states to train revolutionaries and spread their ideas. 1815 में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी जो रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन करना चाहती थी, लेकिन कैसे? अंडरग्राउंड रह के, छुप कर, है ना? Revolutionary opposed monarchical forms, fight for liberty and the freedom. One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. Revolutionaries का काम क्या था? मोनार्की को अपोज करना कि हमें राजा का रूल नहीं चाहिए, आजादी के लिए लड़ना, फ्रीडम के लिए लड़ना। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी थे, इटली के थे, उनका नाम था गिसेपी मैजिनी। इन पर नोट लिखने के लिए आता है आपको, चलो देखते हैं गिसेपी मैजिनी साहब को। He, born in Genoa in the 1807, became a member of the secret society of the Carbonari. 1807 जेनोवा में पैदा हुए थे और सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी के मेंबर बन गए। कार्बोनरी जो था सीक्रेट सोसाइटीज का एक ग्रुप था, ये उसके मेंबर बन गए। He was sent into exile in the 1831 for attempting a revolution in the Liguria. लिगुआरिया में, इटली में था उस समय लिगुआरिया। 1831 में इन्होंने रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट किया फ्री कराने के लिए उसको, तो इन्हें पकड़कर देश से बाहर भेज दिया गया। एग्जाइल मतलब देश से निकाल देना। He founded two more underground societies, तो इन्होंने छुप कर दो सोसाइटीज और बना ली। एक का नाम था यंग इटली, एक का नाम था यंग यूरोप। तो यंग यूरोप इन्होंने बर्न में बनाई थी और यंग इटली इन्होंने मसलीज में बनाई थी। He did not want Italy to remain a patchwork of the small states and kingdom. मैंने कहा उस समय हर कंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में बटी हुई थी, तो ये चाहते थे इटली पूरा यूनिफाइड हो जाए, नेशन स्टेट बन जाए, अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ ना रहे। He opposed monarchy and wanted to establish a democratic republic. ये चाहते थे कि मोनार्की खत्म हो जाए, डेमोक्रेसी आ जाए। ठीक है, अब ये जो थे मोनार्कीज के बिल्कुल अगेंस्ट थे। और मेटरनिक कौन था? ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का मोनार्क था, चांसलर था, तो वो इनसे बहुत चिढ़ता था या बहुत नफरत करता था। तो मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उनका कहना था कि ये हमारे लिए सबसे खतरनाक आदमी है जो हमारे सोशल ऑर्डर को बिगाड़ना चाहता है। ठीक है, चलें बच्चों, आज हम लोग क्लास खत्म कर रहे हैं, हमारे 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और जो नोट्स हैं आपको वो नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग क्लास अपनी खत्म करते हैं। चलो बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।